अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम खान। वतनियात प्रोग्राम द डॉक्टर शो में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आप सब लोगों की ज़रूरत है। उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, उस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए। और कुछ लोगों की वैसे ही टेंशन रहती है कि मैं जो है मोटा हो चुका हूँ। तो उस हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है। डॉक्टर साहब, आपको अपने शो में सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इसके मरीज़ होते जा रहे हैं। उस पे आज हम बहुत मालूमाती डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो बैरिएट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी ये क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें। और कई लोगों को इस टर्म के बारे में नहीं पता, तो उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। ऐसा है कि जो बैरिएट्रिक सर्जरी का नाम आता है वो सर्जरी दरअसल उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि मोटा हम किसको बोले। हमारे यहाँ आम लोग कहते हैं कि तुम ज़्यादा सेहतमंद हो गए हो, लेकिन ऐसे नहीं है। वो सेहतमंद नहीं, बीमार होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मोटापा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन सेट की है वो ये है कि एक्सीसिव वेट फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी वेट। फैट जो ज़्यादा हो जाए जिस्म के अंदर वो मोटापे में आ जाता है। और फिर उस मोटापे को हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कौन सी लिमिट या लेवल है जिस लेवल पे हम उसी का इलाज करें, या जिसे हम कहें कि हम हाई अलर्ट हो जाएं ताकि हम उन ख़तरात से बचें। तो जितने भी मोटे या ओवरवेट लोग हैं उनके लिए हमने ये आज जो है सेशन रखा हुआ है। इंशाल्लाह आगे आगे आपको सब चीज़ें बताते जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो ऐसा समझा जाता है कि मतलब ज़्यादा मोटा होता नहीं है जिस्म उसका, लेकिन वो डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। और वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं मतलब ये कि अपने वेट को कैसे कंट्रोल करूं और ये वो। तो उस हवाले से आप थोड़ा सा इसको लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको समझाएं कि जो ये डिप्रेशन उसकी क्यों होती है और उसको कैसे उस चीज़ पे काबू पाया जाए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोटा है वो कौन सा आदमी है। उसके लिए एक कैलकुलेटर है जो आप रूटीन में घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। जस्ट आप BMI कैलकुलेटर लेकर तो आ जाता है आसानी से। अब BMI कैलकुलेटर बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स कैलकुलेटर है। उसमें दो चीज़ों को मेजर किया गया, एक हाइट, दूसरा वेट। तो हाइट और वेट की कैलकुलेशन में जो नॉर्मल वेट है रिकमेंडेड वो 18.5 से लेकर 25 से बिलो होना चाहिए। अगर आप 25 to 30 हैं तो आप ओवरवेट कहलाते हैं, और अगर आप 30 to 35 हैं तो फिर ओबेसिटी की लेवल्स हैं 1 to 3। 30 to 35 ओबेसिटी लेवल 1 है। अगर BMI 35 to 40 है तो वो ओबेसिटी लेवल 2 है। और अगर ये BMI 40 यानी 40 से ज़्यादा हो तो ओबेसिटी लेवल 3 है, जिसको मार्बिडली ओबीज भी कहा जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसमें कोई एज फैक्टर भी है कि मतलब कुछ जो बच्चे होते हैं उनके बिल्कुल स्टार्ट से वो उसका जिस्म बढ़ना शुरू हो जाता है, कुछ जो है वो सर्टन एज के बाद जो है वो उनके मोटापे की तरफ जाते हैं, तो उसमें कोई स्पेसिफिकेशन एज फैक्टर भी है? जी, एज फैक्टर कोई नहीं है, डिपेंड नहीं करता कि बच्चा है या बड़ा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जो बहुत बहुत मोटे हो जाते हैं। हाँ, कुछ में ऐसा है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से जीन्स में तब्दीली होती हैं तो वो भी मोटे हो रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। और बाकी जो रूटीन में हमारी आजकल की लाइफ है, जैसे हम कहते हैं सीडेंटरी लाइफ, हम पहले ज़माने में ज़्यादा वज़न उठाते थे, ज़्यादा एक्टिविटी होती थी, लोग सफ़र जो है वो पैदल करते थे, तो उस वक्त मोटापा नहीं था। सही। ये जैसे जैसे उर्बनाइजेशन हुई है, लोग शहरों की तरफ मुंतकिल हुए हैं, जैसे जैसे हमारी जो मॉडर्नाइजेशन आई जिसमें ऑनलाइन सर्विसेज आ गई, तो बंदा कोई चीज़ खरीदने के लिए बाहर जाए वो मोबाइल पे बैठ के ऑर्डर देता है, घर पे आ जाती है। किसी जगह जाना भी हो तो गाड़ी बिल्कुल उसके दरवाजे पे खड़ी कर देते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के, ताकि हमें वॉकिंग ज़्यादा ना करनी पड़े।
तो ये जो चीज़ें हैं कि हमने अपनी लाइफ को ज़्यादा ऐसा महदूद कर दिया है कि बैठे हुए हैं, सिर्फ खाना और बैठना इसी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसी वजह से मोटापा पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्लेग कहा है कि दुनिया की नई प्लेग है कि मोटापा पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और जितने जितने वो वेस्टर्न कंट्रीज़ या ज़्यादा जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं वहाँ पे मोटापा सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। और जितने गरीब कंट्रीज़ है वहाँ मोटापा कम है। यानी कि जितने आप उर्बनाइजेशन में और ईज़ ऑफ लाइफ चाहेंगे तो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां फैल जाती है और उसको कैसे हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? मोटापा खुद एक बड़ी बीमारी है जी। और ये मोटापा मुख्तलिफ बीमारियों का एक मजमुआ इकट्ठा लेकर आ जाता है। सही। ब्लड शुगर लेवल इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान रिसेंट रिसर्च के मुताबिक नंबर 1 पे आ रहा है कि शुगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो गई है। सही। यानी कि दुनिया में हम शुगर में लीड कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तीसरी चीज़ है हमारी जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या जो कहते हैं दिल का दौरा पड़ गया। चौथी बीमारी इसमें आती है हमारे घुटनों में जोड़ों में दर्द हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको रात को सोते हुए सांस फूल जाती है, जैसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, वो मोटापे की वजह से होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट ख़वातीन के अंदर पीसीओज होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में फर्टिलिटी का बड़ा इशू आ जाता है। तो वो पीसीओज भी मोटापे की वजह से हो रहे होते हैं। और सबसे आम बात कि बहुत से ऐसे कैंसर हैं जो मोटापे की वजह से उनके होने का चांस बढ़ जाता है। दुनिया में स्टडीज़ करके ये साबित कर चुके हैं कि वो मुख्तलिफ कैंसर मोटापे वाले लोगों में ज़्यादा हैं, जो मोटे नहीं हैं, जो स्मार्ट और नॉर्मल बॉडी वेट वाले उनमें कम है। तो ऐसी सारी बीमारियों से बचने के लिए मोटापे से बचना ज़रूरी है। और मोटे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एज़ कम्पेयर्ड टू स्मार्ट या नॉर्मल वेट वाले बंदों के मुकाबले में 20% कम है। 20 साल पहले वो लोग मर जाते हैं अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। तो माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है कि मोटापे से ना सिर्फ उनके डेली रूटीन डिस्टर्ब होती है बल्कि उसके लाइफ की जो है वो ड्यूरेशन वो भी कम होती है। तो इनकी जो सर्जरी है डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएं कि इनको इनकी सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है, मतलब किस स्टेज में, जैसे आपने 3 स्टेजेस की बात की, तो किस स्टेज में हम जाके सर्जरी कर सकते हैं और उसके एग्ज़ाम क्या क्या हैं, किस किस वे से हम सर्जरी कर सकते हैं? अच्छा, उसके बारे में पहले ये बता दूं कि मोटापे के लिए सिर्फ सर्जरी ही हल नहीं है। जी। इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस के मुताबिक पहले आप लोग नॉन सर्जिकल मेथड से कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन लाइफ को चेंज करें। लाइफ को चेंज करना बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करें, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं वो ना खाएं। नंबर 2, आप ज़िंदगी के हिस्से में एक कुछ टाइम अपने लिए निकालें, वॉकिंग करें, रनिंग करें और अपनी जो एक्सीसिव एनर्जी आपने खा पी ली है उसको आप बर्न करें, ताकि आप ज़्यादा जितना वेट उससे ज़्यादा मिनिमम आगे ना जाएं, उसी लेवल पे कंट्रोल हो जाएं। कोशिश करें कि उसको और डाउन ले आए। और उसके अलावा मार्केट में आजकल कुछ दवाइयाँ भी आ चुकी हैं जिनकी वजह से मोटापे का इलाज किस हद तक मुमकिन है, लेकिन वो 100% नहीं है, उसकी एक लिमिट है। वो दवाइयाँ भी आजकल बहुत सी जगहों पे शुरू हो चुकी हैं और वो कुछ जगहों पे लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करने से काफ़ी बेहतरी आती है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तीसरी बात जो आपने कही, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो यही है कि जब आप बाकी चीज़ें कोशिश कर लें और यू आर लेस सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, तो आप सर्जरी की तरफ आएँ। ग्लोबली इट इज़ एक्सेप्टेड कि जो सर्जरी है वो कम से कम आपकी 20 साल तक की आने वाली ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकती है। आपका जो वज़न है वो कम हो सकता है।
अब सर्जरी जो है वो उसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। जी 10वीं सदी ईस्वी में स्पेन के अंदर वहाँ के एक बादशाह थे किंग लियो। वो बहुत मोटे हो गए थे और वो घोड़े पे चढ़ के सवारी हार्स राइडिंग नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने इन दोनों लिप्स की सिलाई करके बंद करवा दिया ताकि मैं कुछ खा न सकूं। उसी से उसी का हाफ ऑफ द वेट कम हो गया था। उसके बाद एक आइडिया चला था कि हाँ मोटापे के लिए खाना पीना बंद करना चाहिए तो बंदा कम हो जाता है। दिस इज समथिंग गुड, लेकिन उसी से कमज़ोरी आ जाती है। फिर इसी पे ख्याल नहीं रहा। फिर ये ख्याल 1950 में रीस्टार्ट हुआ था और फिर मोटापे के लिए सर्जरियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की शुरू हो गई। उसी में जितनी भी इवैल्यूएशन ही चेंजेस आई, पहले वो ओपन सर्जरी की जाती थी, अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे कन्वर्ट हो गए। पहले बड़ा चीरा लगता था, अब सिर्फ 10-12 mm के 4 सुराख कभी 5 सुराख करके वहाँ से ये सर्जरी की जाती है, जिसे हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। उसमें 2 इस वक्त जो है ना मशहूर और मोस्ट कॉमन दुनिया में ऑपरेशन हो रहे हैं। एक है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, दूसरा है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, और उनके साथ रिजर्व्ड तीसरा जो टॉप पे आ रहा है वो है रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास। अब इनमें 2 चीज़ें हैं। एक वाली जो है उसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी। सही। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब ये है कि आप खाना जो खाते हैं वो लिमिट हो जाएगा। उसमें एक बनाना की शेप का ट्यूब लाइक स्टमक किया जाता है जो साइज़ में बहुत छोटा हो जाता है। इतने बड़े स्टमक से बिल्कुल ट्यूब बनाना शेप्ड स्टमक बन जाता है, जिसमें खुराक का जो रास्ता है वो नॉर्मल रहता है लेकिन साइज़ कम होती है। आप 2-4 निवाले लेते हैं, आपका पेट भर जाता है। और दूसरी अच्छी इसमें बात ये होती है कि आपको भूख का एहसास नहीं होता, क्योंकि जो भूख वाले हार्मोन्स निकलते हैं वो ग्रेलिन हार्मोन है, वो निकलता है फंडस से, और फंडस इसमें काट के बाहर निकाल दी जाती है।